नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए इस्मत चुगताई जी की कहानी चौथी का जोड़ा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी चौथी का जोड़ा। सहदरी के चौके पर आज साफ सुथरी जाजम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झिरियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दलान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थी, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। माओ ने बच्चे छातियों से लगा लिए थे। कभी कभी कोई दुबला पतला सा चिड़चिड़ा बच्चा अनाज की कमी की दुहाई देकर चिल्ला उठता था। नहीं नहीं मेरे लाल, दुबली पतली माँ उसे अपने घुटनों पर लिटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल सूप में फटक रही हो, और बच्चा हुंकारे भरकर खामोश हो जाता। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के चिंतित चेहरे को तक रही थीं। छोटे अर्ज की ढोल के पाट जोड़ लिए गए थे, मगर अभी सफेद गजी का निशान लगाने की किसी को हिम्मत न पड़ती थी। काट छाट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने न जाने कितने दहेज संवारे थे, कितनी छठी छोचक तैयार किए थे और कितने ही कफन काटे थे। जहाँ कई मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी काट पूरी न बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े की कान निकालती, कलफ तोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौकटा करती और ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोल कर मुस्कुरा पड़ती। आस्तीन और घेर तो निकल आएगा, गरीबान के लिए कतरन मेरी बुच्ची से ले लो और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो सफेद गजी का टुकड़ा बहुत छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नाप तोल हार जाएगी। तभी तो सब दम साधे उनका मुंह ताक रही थी। कुबरा की माँ के दृढ़तापूर्ण चेहरे पर चिंता का कोई निशान न था। 4 गिरे गजी के टुकड़े को वे नजरों से काट रही थी। लाल टूल का प्रतिबिंब उनके नीले जर्द चेहरे पर लालिमा की तरह फूट रहा था। वे उदास उदास गहरी झुर्रियों घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गई, जैसे घने जंगल में आग भड़क उठी हो। और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठा ली। मोहल्ले वालियों के जमघटे से एक लंबी संतोष की सांस उभरी। गोद के बच्चे भी ठसक गए। चील जैसी निगाहों वाली कंवारियों ने झटपट सुई के नाकों से डोरे पिरोए। नई बिहाई दुल्हनों ने उंगश्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी थी। सहदरी के आखिरी कोने में पलंग पर हामिदा पैर लटकाए हथेली पर ठोड़ी रखे दूर कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटाकर इसी तरह बी अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती और बुकची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती हैं। कोड़ी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कन अखियों से इन लाल कपड़ों को देखती तो सुर्ख छिपकली सी उसकी जर्दी मटियाले रंग में लिपट जाती। रुपहली कटोरियों के जाल अब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने कंधों पर फैलाती तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरों संदूकों जैसी कटोरियों का प्रतिबिंब नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। पटाखे पर जरी का काम हिलता और मशाले कप कपा उठती। याद नहीं कब उसके शबनमी दुपट्टे बने टके तैयार हुए लकड़ी के भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों के जाल धुंधला गए। गंगा जमनी किरणें मंद पड़ गईं। तही तेल के लच्छे उदास पड़ गए, मगर कुबरा की बारात न आई। जब एक जोड़ा पुराना हो जाता तो इसे चाले का जोड़ा कहकर सेंध दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई आशाओं की शुरुआत हो जाती। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छांटी जाती। सहदरी की चौके पर साफ सुथरी जाजम बिछती। मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए झांझे बजाती आन पहुंचती। छोटे कपड़े की गोड़ तो उतर जाएगी, पर बच्चियों का कपड़ा ना निकलेगा। लो बुआ, लो और सुनो, तो क्या निगोड़ी मारी टूल के चूल्हे पड़ेंगे? और फिर सबके चेहरे चिंतित हो जाते। कुबरा की माँ खामोश अभ्यस्त कारीगर की तरह आंखों ही आंखों के फीते से चौड़ाई लंबाई नापती और बीवियां आपस में छोटे कपड़ों के बारे में खुसर फुसर करके कह लगाती। ऐसे में कोई मन चली कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती, कोई और 4 हाथ आगे वाली समधन को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चुगली शुरू हो जाती। ऐसे अवसरों पर
कुंवारी वालियों की सहेदरी से दूर से ढांक कर खपरेल में बैठने का हुक्म सुना दिया जाता, और जब कोई नया कह कहा सहेदरी से उभरता तो बेचारियां ठंडी सांस बहकर रह जाती। अल्लाह, ये कह कहे उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सिर झुकाए बैठी रहती। इतने में काट तराश अत्यंत नाजुक पड़ाव पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ ही बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से न सिलने आया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो दूल्हे की कोई रखेल निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का अड़ंगा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो या तो मेहर पर बात टूटेगी या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी अभ्यस्तता और सुधड़ापा धरा रह जाता। ना जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के जोर से सुगड़ माँ ने दहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। जरा सी कतर भी बचती तो तीते दानी या शीशी का गिलास का धनक गोखरू से संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी की तरह भरती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीका का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले जैसे मुहर्रम का अल्म। एक बार झुक जाती तो खड़ा होना मुश्किल था। सवेरे सवेरे उठकर नीम की दातुन तोड़ लाते और हमीदा को घुटने पर बिठाकर जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की दातुन का कोई फोंसड़ा हलक में चला जाता और वे खांसते चले जाते। हमीदा बिगड़कर उनकी गोद से उतर जाती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे बिल्कुल पसंद न था। उसके नन्हे से गुस्से पर वे और हंसते और खांसी सीने में बुरी तरह उलझती जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर भी अम्मा उन्हें सहारा देती, पीठ पर धप धप हाथ मारती। तौबा है, ऐसी भी क्या हंसी। उच्छुक के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती मगर वे देर तक बैठे हाँपा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते, कितनी बार कहा है तुमसे। बड़े शफा खाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ और रोज 3 पाव दूध और आधा छटाक मक्खन। एक खाक पड़े डॉक्टरों की सूरत पर। भला एक तो खांसी ऊपर से चिकनाई बलगम न पैदा कर देती। किसी हकीम को दिखाओ। दिखाऊंगा, अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर ओछू लगता। आग लगे से मुए हुक्के को, इसी ने तो ये खांसी लगाई है। जवान बेटी की तरफ देखते हो आंख उठाकर। और अब अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ करुणा भरी नजरों से देखते। कुबरा जवान थी, कौन कहता था वे जवान थी। वे तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन ही से अपनी जवानी की आगमन की सुनवानी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। ना जाने कैसी जवानी आई थी कि ना तो उसकी आंखों में किरणें नाची, ना उसकी गालों पर जुल्फे परेशान हुई, ना उसके सीने पर तूफान उठे और ना कभी उसे सावन भादों की घटाओं से मचल मचल कर प्रीतम या साजन मांगे। वह झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो न जाने कब दबे पांव उस पर रेंग आई, वही चुपचाप न जाने किधर चल दी। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुंह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा काम न आ सका और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी और कुबरा के पैगाम न जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम नहीं कि स्टार्ट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। मगर बी अम्मा का दस्तूर न टूटा। वे उसी तरह रोज दोपहर को सहेदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके शबे बारात के महीने में क्रैप का दुपट्टा 7.5 रुपए में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा न था। मंझले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया। जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग की अफशा भी नहीं करती। घबराहट से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुंह बोली बहन बिंदु को माँ को बुला भेजा कि बहन मेरा मरी का मुंह दिखो, जो आज घड़ी ना आओ।
और फिर दोनों में खुसर पुसर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल लेती, जो दलान में बैठी चावल फटक रही थी। वे इस कानाफूसी की जुबान को अच्छी तरह समझती थी। उसी वक्त भी अम्मा ने कानों की 4 माशा की लौंगे उतार कर मुंह बोली बहन के हवाले की कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला पर गोखरू, 6 माशा सलमा सितारा और पाव गज नेफे के लिए टविल ला दे। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछ कर तैयार किया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोंछ डाला। कमरा तो चिट्टा सा हो गया, मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई और जब शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलती गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। अल्लाह, मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो मेरी आपा का नसीबा खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रकअत नफल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने सुबह की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह जब राहत भाई आए तो कुबरा पहले ही से मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी। जब सेवैयां और पराठे का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती कुबरा कोठरी से निकली और जूठे बर्तन उठा लाई। लाओ, मैं धो दूं भी आपा, हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, वे शर्म से झुक गई। हमीदा छेड़ती रही और भी अम्मा मुस्कुराती रही और क्रेप के दुपट्टे में लप्पा टांगती रही। जिस रास्ते कान की लौंगे गई थी उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी, और फिर दोनों हाथों की 2-2 चूड़ियां भी, जो मंजिले मामू ने रंडापा उतारने पड़ दी थी। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुना पुलाव महकते। खुद सूखा निवाला पानी के साथ उतारकर वे होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। जमाना बड़ा खराब है बेटी, वे हमीदा को मुंह फुलाते देखकर कहा करती। हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बी आपा सुबह सवेरे उठकर जादू की मशीन की तरह जुट जाती हैं। निहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती हैं, दूध उठाती हैं ताकि मोटी सी मलाई पड़े। उनका बस नहीं था कि वे अपनी चर्बी निकाल कर पराठों में भर दें, और क्यों ना भरे। आखिर को वह एक दिन उनका अपना हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उनकी हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर एक दिन जब फूल खिलेंगे और फलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और इस ख्याल ही से मेरी बी आपा के चेहरे पर सुहाग खिल उठता। कानों में शहनाइयां बजने लगती और वह राहत भाई के कमरों को पलकों से झाड़ती, उनके कपड़ों को प्यार से तय करती जैसे वे उनसे कुछ कहते हों। वे उनकी बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बासंदी बनियान और नाक से लिथड़े हुए रुमाल साफ करती, उसके तेल में चपचपाते तकिए गिलाब पर स्वीट ड्रीम काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठा था। राहत सुबह अंडे पराठे डट कर खाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता, और बी अम्मा की मुंह बोली बहन बुद्धिपूर्ण ढंग से खुसर पुसर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा, बी अम्मा दलीलें पेश करती। हाँ, ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले रंग ढंग से, कुछ आंखों से। ए नौज खुदा न करे मेरी लौंडिया आंख लड़ाए, उसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने, बी अम्मा गर्व से कहती। ए तो पर्दा तुड़वाने को कौन कहे। बी आपा के पके मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूरदर्शिता का दाद देनी पड़ती। ए बहन, तुम तो सचमुच बहुत बोली हो। ये मैं कब कहूँ हूँ, ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वे मेरी तरफ देखकर हंसती। अरे नकचड़ी, बहनों से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक, और अरे चल चल रही दीवानी। ए तो मैं क्या करूँ खाला, राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती। भाई हमें तो शर्म आती है, ऐसे वो तुझे फाड़ी के खाएगा ना, बी अम्मा चढ़कर बोलती। नहीं तो मगर, मैं लाजवाब हो गई। और फिर मिसकोट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए। आज बी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। चुपके से बोली, देखो हंसना नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सेनी रखते हुए कहा। फिर जो पट्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सिर से पांव तक देखा, तुम भागी वहां से। मेरा दिल धक धक करने लगा। अल्लाह, तौबा, क्या खन्नास आंखें हैं। जा निगोड़ी मारी, अरे देख तो सही, ये कैसा मुंह बनाता है। एह, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आप अभी ने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में प्रार्थना थी, लौटी हुई बारातों का गुबार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मांद उदासी। मैं सिर झुकाए फिर खंबे से लगकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ न देखा। खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं,
कह का लगाऊं कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हो, मगर जानो किसी ने मेरा गला दबोच लिया हो। बी अम्मा ने जलकर मुझे वापस बुला लिया और मुंह ही मुंह मुझे कोसने लगी, और मैं उनसे क्या कहती कि वे तो मजे से खा रहा है कमबख्त। राहत भाई, कोफ्ते पसंद आए? बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नहीं। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने ठोका। बताइए ना, आपने लाकर दिए और हमने खाए, मजेदार ही होंगे। अरे वाह रे जंगली, बी अम्मा से ना रहा गया। तुम्हें पता भी नहीं चला किस मजे से खली का कबाब खा गए। खली के? अरे रोज काहे की होते हैं, मैं तो आदी हो चला हूँ खली और भूसा खाने का। बी अम्मा का मुंह उतर गया। बी आपा की झुकी हुई पल के ऊपर न उठ सकी। दूसरी रोज बी आपा ने रोजाना से दुगनी सिलाई की, और फिर जब शाम को खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जलकर कहा। ये बात नहीं, कुछ अजीब सा महसूस होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खाके इसे हाथी के खुराक दें, घी टपकते पराठे ठसाएं। मेरी बी आपा को जो शानदार नसीब नहीं, इसे दूध मलाई निगलवाए। मैं भिंडा कर चली आई। बी अम्मा की मुंह बोली बहन का उसका काम आ गया, और राहत ने दिन का ज्यादा हिस्सा घर में गुजारना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, बी अम्मा चौथी का जोड़ा सिया करती, और राहत की गलीज आंखें मेरे दिल में तीर की तरह चुभा करती। बात बेबात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी पानी तो कभी नमक के बहाने से, और साथ साथ जुमलाबाजी। मैं खिसिया कर बी आपा के पास जा बैठती। जी चाहता किसी दिन साफ कह दो कि किसकी बकरी और कौन डाले दाना घास। ए बी, मुझे तुम्हारा ये बैल न नाथा जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ी हुई राख, नहीं, मेरा कलेजा धक से हो गया। मैंने उनके सफेद बाल लट के नीचे छुपा दिए। नास जायज कमबख्त नजला के बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा। मैं जल गई, पर बी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जब पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गई? राहत ने पान का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्म और लज्जा से घुटी आवाज में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह ताकने लगी। कह रहे थे किसने पकाया खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चली जाऊं, पकाने वाले के हाथ खाऊं। ओह नहीं, खा नहीं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी कहना शुरू किया, और बी आपा का खुरदरा हल्दी धनिए की बिसान से सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं। इनकी बेगार कब खत्म होगी? क्या इनका कोई खरीदार ना आएगा? क्या उन्हें कभी कोई प्यार से न चूमेगा? क्या इनमें कोई मेहंदी न रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का इतर न बसेगा? जी चाहा जोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज रसीली और मीठी थी। अगर राहत के कान होते तो, मगर राहत के न कान थे न नाक, सब दोजख जैसा पेट था। और कह रहे थे अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम ना क्या करें और जो शानदार पिया करें। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वह। अरे चुप मुर्दार, उन्होंने मेरा मुंह बंद किया। देख तो स्वेटर बन गया, उन्हें दिया। पर देख, तुझे मेरी कसम, मेरा नाम न लीजियो। नहीं बी आपा, उन्हें ना दो वे स्वेटर। तुम्हारी मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी जरूरत है, मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। आप भी, तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या जरूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलसना रहता ही है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी भौं शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या ये स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा उसका मुंह नोच लो। कमीने, मिट्टी के तादे, ये स्वेटर उन हाथों से बुना है जो जीते जागते गुलाम हैं। इसके एक एक फंदे में किसी नसीबो जली के अरमानों की गर्दन फंसी हुई है। ये उन हाथों का बुनाव है जो नन्हे पालना झुलाने के लिए बनाए गए हैं। उन्हें थाम लो गधे कहीं के, और ये दो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। ये सितार की गत न बजा सकेंगे,
मणिपुरी और भरतनाट्यम की मुद्रा न दिखा सकेंगे। इन्हें पियानो पर नाच करना नहीं सिखाया गया, इन्हें फूलों से खेलना नसीब नहीं हुआ, मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक सिलाई करते हैं, साबुन और सोडा में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारे गिला जते धोते हैं ताकि तुम उजले चिट्टे बगुला भक्त का ढोंग रचाए रहो। मेहनत ने उनमें जख्म डाल दिए हैं, उनमें कभी चूड़ियां नहीं खनकती हैं, उन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा। मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती हैं, मेरा दिमाग तो मेरी नई नई सहेलियों ने खराब कर दिया है। वे मुझे कैसी नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख और काल की बातें, धड़कते हुए दिल के एकदम चुप हो जाने की बातें। कि स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह, नाक, गिरेबान अब बाल नोच डाले और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बी आपा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पोंछती मेरे पास बैठी। वे बोले। उनसे रहा ना गया तो धड़कते दिल से पूछा, बी आपा, ये राहत भाई बड़े खराब आदमी हैं। मैंने सोचा मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वे मुस्कुराई। मुझे अच्छी नहीं लगती। देखिए मेरी सारी चूड़ियां चूर हो गई हैं। मैंने कांपते हुए कहा। बड़े शरारती हैं। उन्होंने रोमांटिक आवाज में शर्मा कर कहा, बी आपा, सुनो बी आपा, राहत अच्छी आदमी नहीं है। मैंने सुलग कर कहा, आज मैं बी अम्मा से कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जाए नमाज बिछाते हुए कहा, देखो मेरी चूड़ियां बी अम्मा। राहत ने तोड़ डाली। बी अम्मा खुशी से चहक कर बोली, हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। ए हे, तो दम काहे को निकल गया? बड़ी मोम की बनी हुई है कि हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चुमका कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजियो। वे कसर निकालियो कि याद करे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नियत बांध ली। मुंह बोली बहन से फिर कानाफूसी हुई और मामलात का आशा भरे रास्ते पर चलते देखकर बड़े हर्ष से मुस्कुराया गया। ए हे, तो बड़ी टस है। हम तो अपने बहनोइयों का खुद की कसम नाक में दम किया करते थे। और वह मुझे बहनोइयों से छेड़छाड़ के हथकंडे बताने लगी कि किस तरह उन्होंने सिर्फ छेड़छाड़ के अचूक नुस्खे से उन दो मेरी बहनों की शादी कराई जिनके नाव पार लगने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो उनमें से हकीम जी थे, जहां बेचारे की लड़कियां बलैया छेड़ती, शर्माने लगती और शर्माते शर्माते कप कपाहट के दौरे पड़ने लगती और एक दिन मामू साहब से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले लीजिए। दूसरे वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे, जहां सुना कि बाहर आए हैं लड़कियां छेड़खानी शुरू कर देती थी। कभी गलोरियों में मिर्ची भरकर भेजती, कभी सेवइयों में नमक डालकर खिला दिया। ए लो, वे तो रोज आने लगे। आंधी आए पानी आए, क्या मजा जो वे ना आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया। अपने एक जान पहचान वाले से कहा कि उनके यहाँ शादी करा दो। पूछा कि भाई किससे? तो कहा किसी से भी करा दो और खुदा छूट ना बुलाए। तो बड़ी बहन की सूरत थी कि आंख तो देखो तो कैसे बेचा चला जाता। छोटी तो बस सुभान अल्लाह, एक आंख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोले सोना दिया है बाप ने और बड़े साहब के दफ्तर में नौकरी अलग दिलवाई। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर में नौकरी से लड़का मिलते क्या देर लगती। बी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा, ये बात नहीं है बहन। आजकल के लड़कों का दिल बस थाली का बैंगन होता है, जिधर झुका दो झुक जाएगा। मगर राहत तो बैंगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। झुकाव देने पर कहीं मैं ही ना पिस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वे खामोश दहलीज पर बैठी आटा गूंद रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कुंवारेपन की लालच समेत उसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी हैं? नहीं, वे भूख के एहसास से पहले ही सहम चुकी हैं। मर्द की कल्पना उसके जहन में एक उमंग बनकर नहीं उभरी, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरी है। वह एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ को धकेलना ही होगा। मगर इशारों इंगतों के बावजूद राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे और ना उनके घर ही से पैगाम आया। थक हार कर बी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रखकर पीर मुश्किल की नियाज दिला डाली। दोपहर पर मोहल्ला टोले की लड़कियां सहन में उधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माई लजाई मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बी अम्मा कमजोरी में अपनी चौकी पर बैठी चौथी की जोड़े में आखिरी टाके लगाती रहीं।
आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज शिकल कुशाई होगी, बस आंखों की सुइयां रह गई हैं, वे भी निकल जाएंगी। आज फिर उनकी झुर्रियों की मशालें थरथरा रही थीं। बी आपा की सहेलियां उन्हें छेड़ रही थीं और वे खून की बची खुची बूंदों को ताव में ला रही थीं। आज कई रोज से बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर नियाज के मलीदे की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गरम गरम सांस मेरे कानों में लगी। तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है, ये पवित्र मलीदा अब राहत के तंदूर में झोंका जाएगा। वे तंदूर जो 6 महीने से हमारे खून की छींटों से गर्म रखा गया, ये दम किया मलीदा मुराद पूरी करेगा। मेरे कानों में खुशी के नक्कारे बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूँ। दूल्हा के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा है जो घोड़े के गर्दन के बालों को चूम रहा है। चौथी का लाल जोड़ा पहने फूलों से लदी शर्म से निडाल आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती बी आपा चली आ रही हैं। चौथी का जरीदार जोड़ा झिलमिल कर रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूलों की तरह खिला है। बी आपा की लज्जा से बोझिल निगाहें एक बार ऊपर उठती हैं। धन्यवाद का एक आंसू ढलक कर अफशा की जरों में कम कमी की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी मेहनत का फल है, बी आपा की खामोशी कह रही है। हमीदा भी गला भर आया। जाओ ना मेरी बहना, बी आपा ने उसे जगा दिया और वह चौंक कर ओढ़ने की आंचल से आंसू पोंछती हुई ड्योढ़ी की तरफ बढ़ी। ये मलीदा, उसे उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर कांप रहे थे जैसे वे सांप की बांबी में घुस आई हो। और फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वे एकदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात के शनाइयों ने चीख लगाई जैसे कोई उनका लगा घोंट रहा हो। कांपते हाथों से पवित्र मलीदे का निवाला बनाकर उसने राहत के मुंह की तरफ बढ़ाया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की गुफा में डूबता चला गया। नीचे बदबू और अंधेरे की अथाह गुफा की गहराइयों में और एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोंट दिया। नियाज के मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन पर गिरकर 2-4 सिसकियां भरी और बुझ गई। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियां मुश्किल कुशा की शान में गीत गा रही थी। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। इसके बाद इस घर में कभी अंडे न तले गए, पराठे न सीखे, स्वेटर न बुने गए। तपेदिक की बीमारी ने जो एक समय से बी आपा की ताक में भागी आ रही थी, एक ही झपट्टे में उन्हें दबोच लिया और उन्होंने अपना नाम मुराद वजूद उसकी खामोश में सौंप दिया। और फिर उस सहदरी में चौकी पर साफ सुथरी जाजम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन का सफ़ेद लट्ठा मौत की आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। सहनशीलता की बोझ से उनका चेहरा कांप रहा था। बाईं बाँह फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियां भाएं भाएं कर रही थी और जैसे उनमें लाखों अजगर फुंकार रहे हों। लट्ठे को निकालकर उन्होंने चौतरफा किया और उनके दिल में अनगिनत कैंचियां चल गईं। आज उनके चेहरे पर एक भयानक संतोष और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो गया कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का ये जोड़ा सहनता न जाएगा। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैनाओं की तरह चहकने लगी। हमीदा भूतकाल को झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टाविल पर सफ़ेद गजी का निशान। उसकी सुर्खी में न जाने कितनी दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफ़ेदी में कितने नामुराद कंवारियों की कफन की सफ़ेदी डूब कर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टाँका भर के डोरा तोड़ दिया। 2 मोटे मोटे आंसू उनकी रूई जैसे नर्म गालों पर रेंगने लगे। उनके चेहरे की झुर्रियों में से रोशनी की किरणें फूट निकली और वे मुस्कुरा दी, जैसे आज उन्हें संतोष हो गया हो। आज उनकी कुबरा का लाल जोड़ा तैयार हो गया है और कोई दम में शहनाइयाँ बज उठेंगी। तो कैसा लगा आपको चौथी का जोड़ा? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।